स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के व्यापार में एक काफी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जहां पर भारत ने पहली बार यूएई की ऑयल इंपोर्ट बिल की पेमेंट रुपी में की है। दरअसल जुलाई 2023 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच में एक समझौता हुआ था, जहां पर जो हम ऑयल इंपोर्ट्स करते हैं फ्रॉम यूएई, तो वहां से हम वो पेमेंट रुपी में देंगे। ये अपने आप में बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कंज्यूमर है और 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड्स ये हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारा ये इंपोर्ट डॉलर में डोमिनेट करता है तो प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो हमें ट्रांजैक्शनल कॉस्ट पे करनी पड़ती है और उसी के साथ साथ डॉलर में हुए उतार चढ़ाव का सीधा सीधा असर हमारे डोमेस्टिकली अवेलेबल पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर भी पड़ता है। अब इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि ये मार्कर है, इस मार्कर में एक रिफिल ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूजिंग डॉलर्स, ठीक है। तो इस मार्कर में एक रिफिल की कीमत है $1। आज की डेट में डॉलर इज अप्रोक्सीमेटली 83 रुपीस, यानी कि इस रिफिल की कीमत लगभग 83 रुपीस होगी। और मैं इस पूरे के पूरे मार्कर को कुछ और अपने खर्चे, मान लीजिए कि रिफिल का ही मेन खर्चा है, तो पूरा मार्कर में 166 रुपए में बेच रहा हूं। तो इसमें मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना बन गया, 83 रुपीस। लेकिन मान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय डॉलर की वॉलेटिलिटी की वजह से अगर डॉलर की कीमत 95 रुपए हो जाती है, तो केवल रिफिल की कीमत कितनी हो गई $1 के हिसाब से, 95 रुपए। और सेल में उतने पे ही कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने प्राइस बढ़ाया तो इसकी डिमांड रिड्यूस हो सकती है, दैट आई कैन नॉट अफोर्ड। तो उस वजह से जो मेरा प्रॉफिट है, पहले 83 था, अब 71 हो गया, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो गया, जिसका इंपैक्ट मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ सकता है और कई चीजों पर पड़ सकता है। और वहां पर भी हो सकता है कि जहां जहां पे इस मार्कर का इस्तेमाल होगा, या तो मैं अपनी कीमत बढ़ा दूं, राइट, या फिर मैं अपना प्रॉफिट घटा दूं। तो अगर मैंने कीमत बढ़ाई तो जहां पर ये मार्कर का इस्तेमाल हो रहा है उन सेक्टर्स में भी महंगाई के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब इसी सिचुएशन को, इस मार्कर को रिप्लेस कर दो गाड़ी से और इस रिफिल को रिप्लेस कर दो फ्यूल से। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में हम डॉलर में व्यापार करते हैं कच्चे तेल का, और उसमें जो उतार चढ़ाव आते हैं, उससे ना चाहते हुए भी हमारे डोमेस्टिकली इन्फ्लेशन और कई सारी और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। अब इस पूरे मामले में हमें यह समझना जरूरी है कि भारत को अपनी रुपी की इंटरनेशनलाइजेशन से क्या फायदा हो सकता है, क्यों कोई कंट्री रुपी में ट्रेड करना चाहेगा। और रशिया के साथ हमने रुपी में ट्रेड करने की कोशिश की थी फॉर आवर ऑयल इंपोर्ट्स, तो वो डील ड्रॉप क्यों कर दी गई, इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आपको कोई गाइडेंस या कोई सजेशंस चाहिए तो आप मेरे साथ इन प्लेटफॉर्म्स पर कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर CS लाइव ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, और यहीं पर @helluchandan यहां पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। याद रहे, हेलू में OOR है। और 2024 के प्रीलिम्स के छात्रों के लिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं, जहां पर आप पूरे सिलेबस की कंसोलिडेशन के साथ साथ टेस्ट सीरीज के माध्यम से MCQs की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, CSAT के ऊपर भी फोकस करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ का सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपके बहुत काम आ सकता है। हमारे ये नए बैचेस जो सुबह 11 बजे के बैचेस हैं, ये स्टार्ट होने जा रहे हैं 27 दिसंबर से। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। CS लाइव कोड का इस्तेमाल करने से 10,000 रुपए का यह बैच आपको मात्र 7,500 रुपीज में मिल सकता है। इसमें एनरोल करें, CS लाइव कोड का इस्तेमाल करें। मैं आपसे क्लासेस में जल्दी मिलूंगा। अब यहां पर लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रुपी में ट्रेड करने का क्या मायने हो सकते हैं। बेसिकली दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर भारत के पास कोई ऐसी कमोडिटी है जो दूसरे कंट्रीज इतने ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, और भारत की वो क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा है, तो हमारे पास एक लीवरेज आती है दैट वी कैन आस्क द बायर नेशन टू पे अस इन रूपी, ठीक है। अब अगर उसको रूपी में पे करना है तो उसे अपने फॉरेन एक्सचेंज में रूपी रखना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज क्या है कि एक बटुआ है जिसमें अलग अलग करेंसीज मौजूद हैं, जरूरत के हिसाब से आप अपनी करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर रूपी में पेमेंट करनी है तो उस बटुए में से रुपया निकालना पड़ेगा। अब यहां पर उस कंट्री के पास रुपी है नहीं, तो वो क्या करेगा, या तो डॉलर्स देके रुपी खरीदेगा, या फिर क्या कर सकते हैं कि उसके पास कोई ऐसी कमोडिटी हो जो भारत लेना चाहता है, तो उसकी पेमेंट वो रुपी में एग्री कर सकता है। इस केस में मान लीजिए कि भारत के टॉप 3 एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो है हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर, स्पाइसेस, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो हैंडीक्राफ्ट्स में लेट्स से सहारनपुर की जो लक्कड़ मंडी के प्रोडक्ट्स हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी काफी डिमांड रहती है, और मिडिल ईस्ट नेशंस, इस केस में यूएई की एग्जांपल ले लेते हैं, उसको वो प्रोडक्ट चाहिए, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बन सकते हैं वो पूरी दुनिया में नहीं मिलते इतना,
प्रोमिनेंटली, तो उसको रुपी में अब पे करना है। और भारत को यूएई से कच्चा तेल चाहिए और भारत भी चाहता है कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी घटाएं। और दोनों देशों का इस चीज में फायदा है कि ट्रांजैक्शनल कॉस्ट, यानी कि अगर आपने डॉलर में पे करना है, राइट, तो ऐसा तो है नहीं कि यूएई वो डॉलर ही रखेगा, उसको अपनी डोमेस्टिक करेंसी में भी कुछ पोर्शन कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो पेमेंट लगती है उसकी, ठीक है। तो वो दोनों कंट्रीज का फायदा है कि उस ट्रांजैक्शनल कॉस्ट को हम बचा सकें। तो ऐसे में सऊदी अरेबिया इंडिया से ऑयल एक्सपोर्ट के लिए रुपी में पेमेंट ले लेगा और उसी रुपी का जो इस्तेमाल है वो हैंडीक्राफ्ट्स की परचेज के लिए किया जा सकता है। तो यहां पर ऐसे केस में जहां पर म्यूचुअल डिपेंडेंस है वहां पर रुपी की ट्रांजैक्शन बढ़ सकती है। और भारत सरकार, खासकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे रुपए की इंटरनेशनलाइजेशन कर सकें। अब यहां पर दोस्तों कुछ बॉटलनेक्स भी हैं और कुछ रीजन थे जिसकी वजह से रशिया ने रुपी में ऑयल ट्रेड करने से इनकार कर दिया। बेसिकली हुआ क्या कि इस केस में तो मैंने एग्जांपल दी कि इंडिया के पास एक कमोडिटी है जहां पर रुपी में हम ट्रांजैक्ट करवा सकते हैं फ्रॉम द बायर नेशन, लेकिन रशिया इंडिया से बहुत ज्यादा चीजें खरीदता नहीं है, लेकिन ऑयल इंपोर्ट्स इंडिया के बहुत ज्यादा थे फ्रॉम रशिया। तो ऐसे में अगर हमने बहुत बड़ी पेमेंट की इन रुपी, तो रशिया के बटुए में इतना सारा रुपी के नोट इकट्ठे हो गए लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं है। तो अब उसको क्या करना पड़ रहा है, उस रुपी को कन्वर्ट करना पड़ रहा है इन डॉलर और सम अदर करेंसी, और उसमें भी उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जा रही है। तो यहां पर रशिया को लगा कि बेहतर यही है कि हम रुपी में ना ट्रांजैक्शन करके किसी और करेंसी में ही करते हैं, जिससे कि मेरा भी बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना तेल डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा हूं। तो ऐसे में दोस्तों हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक इकोनॉमिक नेटवर्क। वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। मान लीजिए भारत के हैंडीक्राफ्ट्स और लेदर प्रोडक्ट्स की डिमांड कंट्री ए, कंट्री सी और कंट्री बी में है, ठीक है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि हम देखो यहां पर कंट्री सी ऑब्वियसली यूएई बना दो इसे, ठीक है, ये कंट्री बी है और ये कंट्री ए है, राइट। अब कंट्री बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाता है और इसकी डिमांड यूएई में भी है, राइट। और इंडिया से हैंडीक्राफ्ट्स और लेदर की डिमांड इस कंट्री बी में बहुत ज्यादा है। तो अगर इंडिया इस कंट्री को बोल दे कि भैया मैं तो आपको रुपी दोगे तभी ये प्रोडक्ट्स दूंगा, तो कंट्री बी को अपना रुपी में एक फॉरेक्स बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये क्या कर सकता है कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंडिया अपने बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर ले तो इंडिया में तो एक्सपोर्ट कर नहीं सकता, तो ये कंट्री सी से बात करेगा कि आपका भी भारत के साथ अच्छा खासा ट्रेड है, तो क्यों ना ऐसा करें कि आप जो मेरे से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स परचेस करोगे वो पेमेंट मुझे रुपी में कर दो। जब इसके पास ये रुपी आएगा, इस रुपी का इस्तेमाल ये हैंडीक्राफ्ट्स और लेदर को परचेस करने में कर लेगा, राइट। सिमिलरली कंट्री ए जो है, कंट्री ए के पास टेक्नोलॉजी है, राइट। तो कंट्री ए को भी हैंडीक्राफ्ट्स और लेदर चाहिए और टेक्नोलॉजी वापस इंडिया को बेचनी है, लेकिन कंट्री सी से इसको ऑयल खरीदना है, राइट। अब इंडिया से अगर हैंडीक्राफ्ट लेदर चाहिए, राइट, तो यहां पर इसको रुपी में पे करना है और इंडिया इसकी टेक्नोलॉजी की इतनी डिमांड नहीं है, बहुत थोड़ी सी डिमांड है। तो अगर इंडिया इसे टेक्नोलॉजी खरीदता भी है तो इसके बटुए में जो रुपी है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये किसी दूसरे कंट्री को देखेगा जो इंडिया के साथ ही ट्रेड कर रहा है और कहेगा कि आपका ट्रेड अच्छा खासा चल रहा है, तो क्यों ना आपके साथ भी आपको जो मेरी टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट, तो उसके लिए, या ऑयल में आपसे ले रहा हूं तो उसके लिए मैं आपको रुपी में पेमेंट कर देता हूं, या अगर आपको मेरी टेक्नोलॉजी चाहिए तो मुझे रुपी में पे कीजिएगा। तो रुपी का रिजर्व ये भी बना पाएगा और ऐसा करने से ये कंट्रीज आपस में काफी ज्यादा रुपए में ट्रेड कर पाएंगे और डॉलर से डिपेंडेंसी घट जाएगी। और इससे फायदा ये होगा कि डॉलर के उतार चढ़ाव की वजह से हमारा आपस में जो ट्रेड है वो इतना इंपैक्ट नहीं होगा। डॉलर के उतार चढ़ाव की वजह से जो हमारी इन्फ्लेशन इंपैक्ट हो जाती है उस पर भी प्रभाव कम पड़ेगा। लेकिन पूरे के पूरे मामले में प्री कंडीशन यही है कि हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट करना पड़ेगा ताकि इंडिया के पास वो एक्चुअली प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करें जिनकी इंटरनेशनली डिमांड ज्यादा है, और उसी पावर की वजह से हम दूसरे कंट्रीज को परसुएड कर सकते हैं कि हमें जो पेमेंट चाहिए वो रुपी में चाहिए, और उससे रुपी की इंटरनेशनलाइजेशन पॉसिबल है। क्योंकि अमेरिका, इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी ज्यादा मजबूत रहा था। दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बाद जहां यूरोप के कई सारे कंट्रीज इंडस्ट्रियली थोड़ा क्रिपल भी हुए थे, डिस्ट्रॉय भी हुई इनकी कई सारी इकोनॉमीज, अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा मजबूत थी, जिसने इसके डॉलर को स्टेबिलिटी भी दी। अब इंडिया भी अगर वो स्टेबिलिटी इंश्योर कर पाए और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर पाए तो ये चीज रुपी के साथ भी पॉसिबल है, और इससे ओवरऑल हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा मिलेगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है। और जाने से पहले एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। इंडिया की अगर ऑयल मार्केट की बात की ही जा रही है तो यहां पर यह बताना भी जरूरी है
कि बेसिकली वेस्ट और यूएस ने भारत के ऊपर अक्सर काफी सारे एलिगेशंस लगाए, जहां पर उन्होंने कहा कि रशिया का जो भी ऑयल या इकोनॉमिक सैंक्शंस हम लगाना चाहते थे, तो इंडिया ने जो उससे ऑयल इंपोर्ट किए उसकी वजह से ये सैंक्शंस फेल हो गए और यही पैसा वो यूक्रेन में अपनी वॉर को सस्टेन करने के लिए यूज करता था। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने हमारे भारत की डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इसको एक रिपोर्ट में यह बताया है कि अगर भारत ये ना करता तो पूरी दुनिया में एक ग्लोबल सप्लाई शॉक लगना था ऑयल का, यानी कि ऑयल क्राइसिस आ जाते। अब यहां से पता यह लग रहा है कि बेसिकली अगर पूरी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 100 मिलियन बैरल प्रतिदिन का व्यापार होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अपने इन ऑयल्स को मैनिपुलेट करने के लिए क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन में उतार चढ़ाव करते हैं, इस 100 मिलियन बैरल में से अगर 1 से 2 मिलियन बैरल की रिडक्शन कर दी जाए तो सप्लाई कम होगी, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे। ये प्राइस का राइज $30 से $50 प्रति बैरल तक हो सकता है। $5 प्रति बैरल से अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो भारत में मान लीजिए आप जो पेट्रोल खरीदते हैं वो 20 रुपए से 2 रुपए से बढ़ता है, तो $50 से 20 रुपए से बढ़ जाएगा, यानी 97 रुपीस पर लीटर का पेट्रोल आपको 117 से 120 के बीच मिलेगा, राइट। और पूरी दुनिया में यही इंपैक्ट पड़ना था, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली रिफाइंड पेट्रोलियम का प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा। अब क्योंकि इंडिया जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, इट वाज 1.95 मिलियन बैरल्स पर डे, राइट। तो यहां पर 1 to 2 मिलियन बैरल्स ओपेक कंट्रीज रिड्यूस कर दें या इंडिया रशिया से ये तेल ना ले, इफेक्ट सेम होना था। लेकिन क्योंकि इंडिया झुका नहीं, अपनी सॉवरेनिटी का ध्यान रखा, नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रखा, तो इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट जारी रखे, जिसकी वजह से ये जो $125 to $130 पर बैरल का प्राइस हो सकता था क्रूड ऑयल का, वो आज की डेट में कितना है, $80 पर बैरल तक ही होवर कर रहा है। और पिछले साल में $100 का मार्क जो है वो क्रॉस ही नहीं किया। तो इंडिया की वो मूव ना केवल हमारे नेशनल इंटरेस्ट में थे, बल्कि पूरी दुनिया के नेशनल इंटरेस्ट में भी थी। तो आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि भारत पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और भी अच्छी राह और दिशा दिखाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ अगली वीडियो में जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। सी यू सून, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।